हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट स्टेजेस या फिर पार्ट्स क्या होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हमने पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट यानी कि पर्सनल अकाउंट, रियल और नॉमिनल अकाउंट के बारे में डिटेल के अंदर कवर किया था। क्या रूल्स रहते हैं डेबिट और क्रेडिट के, वो सब हमने विद एग्जांपल समझे थे लास्ट क्लास के अंदर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कि जो डबल एंट्री सिस्टम में इसके स्टेजेस क्या हैं और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है ओरिजिनल रिकॉर्ड, जहां पे हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं प्राइमरी बुक के अंदर, उसे जर्नल बोला जाता है। जब बिजनेस का साइज छोटा होता है तो जर्नल इनफ रहती है रिकॉर्ड करनी, लेकिन जब बिजनेस का साइज बड़ा हो जाता है ना तो फिर आगे फर्दर सब डिवाइडेड कर दिया जाता है जर्नल्स को, जिसे हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं। अगर बिजनेस का साइज स्मॉल है तो उस केस में जर्नल इनफ रहेगी। जितने बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन होती है वो सभी के सभी ट्रांजेक्शन को हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर बिजनेस का साइज लार्ज होता है तो जर्नल्स को आगे फर्दर सब डिवाइड कर दिया जाता है सब्सिडरी बुक्स के अंदर। सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक, जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी वो सभी कैश बुक में आएंगी। परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज यानी कि जो उधार में परचेज की जाती है वही आएगी, क्योंकि अगर कैश में परचेज कर ली तो वो कैश बुक में चली जाएगी। सेल्स बुक जो उधार में सेल्स की गई है वो यहाँ पे दिखाएंगे सेल्स बुक के अंदर, क्योंकि अगर कैश में सेल होगी तो वो कैश बुक में चली जाएगी। परचेज रिटर्न बुक, जो ये परचेज बुक के अंदर क्रेडिट परचेज दिखाई दी ना, अगर इस क्रेडिट परचेज में से कुछ रिटर्न किया गया है तो परचेज रिटर्न बुक में आएगा। इसी क्रेडिट सेल में से अगर कुछ रिटर्न किया गया तो वो सेल रिटर्न बुक में आ जाएगा। बीआर बुक यानी कि बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेबल बुक आएगी। और लास्ट में जर्नल प्रॉपर, जिन ट्रांजेक्शंस को इन 7 सब्सिडरी बुक्स के अंदर कहीं प्लेस नहीं मिलता उन्हें जर्नल प्रॉपर के अंदर जो प्लेस दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांजेक्शन की गई है बिजनेस के अंदर, चाहे स्मॉल बिजनेस हो चाहे लार्ज बिजनेस हो, कोशिश यही रहती है हर एक बिजनेस की कि हर एक ट्रांजेक्शन को कम्प्लीटली रिकॉर्ड किया जाए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। कम्प्लीटली रिकॉर्ड है जो मेंटेन किए जाए। नेक्स्ट स्टेज आते हैं क्लासिफिकेशन। फर्स्ट स्टेज के अंदर हमने जितने बिजनेस ट्रांजेक्शन थे इसको रिकॉर्ड कर लिया। सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई में वर्ड नज़र आ रहा है क्लास, यानी कि क्लास का मतलब क्या होता है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में क्या होता है कि आर्ट की क्लास है जिसके अंदर सभी आर्ट के स्टूडेंट होते हैं, कॉमर्स की क्लास में सभी कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं। तो क्लास का मतलब क्या होता है कि जितने भी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन होते हैं ना उन सबको एक जगह पे रखना क्लासिफिकेशन कहलाता है। इसमें हम लेजर्स बनाते हैं। लेजर्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए गए जर्नल एंट्री के अंदर उन हर एक ट्रांजेक्शन्स के लेजर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। परचेज का अलग, सेल का अलग, इनकम का अलग, एक्सपेंस का अलग। लेजर क्यों बनाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे सेल्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं सेल का लेजर देखूंगी और मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एक ही जगह पे। ऐसे अगर मुझे इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं इनकम का लेजर देखूंगी और मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन इनकम की एक ही जगह पे जो मिल जाएगी। तो ये बेनिफिट होता है लेजर बनाने का। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, जर्नल्स बनाई। उसके बाद सेकंड स्टेज में हमने लेजर्स बनाई। थर्ड स्टेज आते हैं समरी। समरी का मतलब क्या होता है कि जितने भी लेजर्स बनाए गए ना उन लेजर के जितने भी बैलेंस आए हैं, डेबिट बैलेंस आए हैं, जितने भी क्रेडिट बैलेंस आए हैं, वो सभी बैलेंस हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफर कर देनी होती हैं। जिस कारण से जो ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड होती है वो दोनों ही इक्वल आ जाती हैं। जैसे हमने क्या किया, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन थी उनको रिकॉर्डिंग किया, किसमें, जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक में अगर बिजनेस का साइज बड़ा था। उसके बाद हमने क्लासीफाई कर दिया, क्लास बना दी, यानी कि सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन को एक जगह पे रख दिया जिसे हम लेजर्स बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, लेजर के जितने भी बैलेंस थे, क्रेडिट बैलेंस हो डेबिट बैलेंस हो, वो सभी हमने कहाँ दिखा दिए, ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी लेजर्स के क्रेडिट डेबिट बैलेंस आए हैं
तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस क्या होगा, दोनों ही साइड इक्वल होगी उसकी, डेबिट भी और क्रेडिट साइड, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस है वो हमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी बताता है। अगर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस के दोनों टैली हो जाते हैं तो हमें इससे पता चल जाता है कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए गए ना उनमें किसी भी तरीके की अर्थमेटिक इनएक्यूरेसी जो नहीं पाई गई है, यानी कि अर्थमेटिक एक्यूरेट है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाई जाती है और बैलेंस शीट बनाई जाती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि हमें नेट प्रॉफिट का पता चल जाता है या फिर नेट लॉस का। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से ये पता चल जाता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान क्या बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉस सफ़र किया है। क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना तो उसकी डेबिट साइड जितनी भी एक्सपेंस होते हैं वो सभी आते हैं और क्रेडिट साइड जितनी भी इनकम होते हैं वो दिखाई जाती हैं। तो जो बैलेंस आएगा वो या तो नेट प्रॉफिट का आएगा या फिर नेट लॉस का आएगा। दूसरी तरफ बैलेंस शीट बनाने से हमें फाइनेंशियल पोजीशन बच जाती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि बैलेंस शीट के अंदर हमें पता चल जाता है कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटी है और कितना कैपिटल है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है जब बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है डबल एंट्री बेस पे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं डबल एंट्री सिस्टम के, या फिर क्या कोज है इसके कारण क्या पॉपुलैरिटी के। सबसे फर्स्ट आता है साइंटिफिक सिस्टम, कि जो डबल एंट्री सिस्टम है एक साइंटिफिक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये रूल्स के ऊपर बेस्ड है। अकाउंटिंग के कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं जो ऑलरेडी हम लास्ट क्लासेस के अंदर कवर कर चुके हैं। तो इस कारण से डबल एंट्री सिस्टम को साइंटिफिक सिस्टम कहा गया है, क्योंकि ये स्पेसिफाइड रूल्स के ऊपर बेस्ड होता है। जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे ना तो जितने भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी अकाउंटिंग के रूल्स हैं, उन सभी को फॉलो करके हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि मेरे मन में आ रहा है कि मैं जिस अकाउंट को चाहूँ उसको डेबिट कर दूँ, जिस अकाउंट को चाहूँ उसको क्रेडिट कर दूँ। ऐसा नहीं कर सकते हम। प्रॉपर तरीके से हमें अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को, उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन किए जाते हैं। इस कारण से डबल एंट्री सिस्टम है जो एक साइंटिफिक सिस्टम बन जाता है। नेक्स्ट आता है एडवांटेज कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, यानी कि बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना उन हर एक ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे रियल अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हो। हर एक ट्रांजेक्शन को हमने कंप्लीटली रिकॉर्ड करना है। डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों ही रिकॉर्ड किए जाएंगे जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। अगर हमें इन फ्यूचर में कंप्लीट डिटेल रिकॉर्ड की ज़रूरत है ना तो आसानी से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो जब हमने लेजर्स प्रिपेयर किए थे, लेजर्स के जितने भी बैलेंसेस आए थे ना वो सभी बैलेंस हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाए हैं। लेजर का चाहे डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, अगर लेजर में डेबिट बैलेंस है तो वो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड जाएगा, अगर लेजर में क्रेडिट बैलेंस है तो वो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड जाएगा। तो जिस कारण से ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड क्या होते हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो जब ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल हो जाती है ना तो हमें इससे अर्थमेटिक एक्यूरेसी का पता चल जाता है कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए गए हैं वो बिल्कुल अर्थमेटिक एक्यूरेट है, उसमें किसी भी तरीके की अर्थमेटिकल जो गलती नहीं पाई गई है। नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ये इकट्ठे ही बनाए जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। पहले इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाए जाते हैं, ये इसकी डेबिट साइड होती है, इसकी क्रेडिट साइड होती है। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी यहाँ पे दिखाए जाते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज और लेस कर देते हैं परचेज रिटर्न वगैरह। और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आती है सेल्स, लेस करके सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं वो सभी दिखाए जाते हैं। फिर इसको बैलेंस ऑफ किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट से। अगर बैलेंस यहाँ आता है तो वो आता है ग्रोस प्रॉफिट का, अगर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है तो वो आते हैं ग्रोस लॉस की। उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो शुरुआत होती है ना, अगर ग्रोस प्रॉफिट है तो बाई में दिखाएंगे ग्रोस प्रॉफिट,
अगर ग्रोस लॉस है तो टू ग्रोस लॉस यहाँ पे डेबिट में दिखाया जाएगा। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे और इनडायरेक्ट इनकम होगी वो सभी यहाँ पे दिखाई जाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डेबिट साइड और इनडायरेक्ट इनकम को क्रेडिट साइड पे। यानी कि फैक्ट्री के खर्चे तो हम कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग में, और जितने भी ऑफिस के खर्चे होते हैं वो दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो अगर बैलेंस यहाँ आता है तो हमें नेट प्रॉफिट का बैलेंस पता चलता है, अगर बैलेंस यहाँ आता है तो बाय नेट लॉस का हमें बैलेंस पता चल जाता है। तो हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के पता चल जाता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान एक बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या फिर कितना लॉस सफर किया है। नेक्स्ट एडवांटेज आती है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में क्या होता है कि एक तरफ लायबिलिटी होती है, दूसरी तरफ असेट्स होती है। असेट्स में करंट असेट, नॉन करंट असेट सभी दिखाई जाती हैं। लायबिलिटी में भी करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी सब दिखाई जाती हैं और कैपिटल आती है। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है कि हमें बैलेंस शीट बनाने से ये पता लग जाता है कि बिजनेस के अंदर कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटी है और कितनी कैपिटल है, कितना डेटर से पैसा लेना है और कितना क्रेडिटर्स को पैसा देना है। ये सब इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट से पता चल जाती है। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। हमें डबल एंट्री सिस्टम के बेस जब अकाउंट्स बनाते हैं ना तो हमें बहुत सारी और इंफॉर्मेशन भी प्राप्त हो जाती है, जैसे कितना अमाउंट सेल का है, परचेज का है और कितना क्लोजिंग स्टॉक है, कितना अमाउंट रिसीव होना है कस्टमर से यानी कि डेटर से कितना रिसीव होना बाकी है अभी, और कितना डेटर्स है, नंबर ऑफ डेटर्स कितने हैं और हर एक डेटर से कितना अमाउंट बनते हैं। ऐसे कितना अमाउंट सप्लायर्स को पे करना बाकी है यानी कि क्रेडिटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्रेडिटर्स कितने हैं और कितना कितना किस क्रेडिटर्स को पे करना है। हमारे पास बहुत सारे हेड होते हैं एक्सपेंस के, तो हर एक हेड ऑफ एक्सपेंस के ऊपर कितना पे करना बाकी है वो सब हमें पता चल जाता है। और जो वेरियस हेड हैं इनकम के, कितना किस हेड से इनकम रिसीव होना है ये सब भी हमें पता चल जाता है जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस करके बनाते हैं। नेक्स्ट आता है लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। तो जितनी भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है हमने हर एक ट्रांजैक्शन को डबल एंट्री बेस पे रिकॉर्ड किया है। अगर एक को क्रेडिट किया तो वहीं दूसरे अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। तो डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड करने के कारण किसी भी तरीके की जो मैनिपुलेशन है वो नहीं हो सकती। अगर कोई मैनिपुलेशन हो सकते तो हमें आसानी से पता चल जाएगी, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली नहीं हो पाएंगे ट्रायल बैलेंस के, जिस कारण से हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ कहीं ना कुछ गड़बड़ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर की गई है। नेक्स्ट आता है लीगल अप्रूवल। तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड तो ये लीगल अप्रूवल बन जाते हैं। यानी कि अगर हमें कानूनी तौर पे सबूत की ज़रूरत पड़ती है तो हम सबूतों के तौर पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन को, जितने भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हुई थी और हर एक ट्रांजैक्शन को डबल एंट्री बेस्ड के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। कुछ भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं होती जिसे बिजनेस के अंदर छोड़ दिया जाता है, रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बल्कि हर एक एस्पेक्ट जो ट्रांजैक्शन का वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो जिस कारण से अगर ज़रूरत पड़ती है किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई करने के लिए तो उस केस में एज ए एविडेंस यानी कि सबूत के तौर पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो कंपनी एक्ट ने कंपलसरी कर दिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे डबल एंट्री बेस सिस्टम पे। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी है, वो डबल एंट्री सिस्टम को ही बेस करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें। जो टैक्स अथॉरिटी है वो भी प्रेफर करती है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस बनाओ। और जो कोर्ट है कानूनी तौर पे जब भी ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए तब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो सबूत के तौर पे काम लेते हैं। नेक्स्ट आता है कंपेरेटिव स्टडी। डबल एंट्री सिस्टम में हर एक आइटम का, चाहे वो एक्सपेंडिचर की आइटम हो चाहे वो इनकम की आइटम हो, हर एक आइटम को सेपरेट रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी कि हर एक के अलग रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था लेजर्स जो बनाई जाती हैं उसमें मैंने सेल्स के अलग लेजर बनाई है, परचेज के अलग लेजर बनाई है,
इनकम की अलग लेजर बनाई है, एक्सपेंडिचर्स की अलग लेजर बनाई है। तो जब हम हर एक आइटम को सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं तो उससे हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो जाती है। तो जैसे मैनेजमेंट कंपेयर करेगी एक्सपेंडिचर जो करंट ईयर के अंदर हुए हैं और जो प्रीवियस ईयर के अंदर हुए हैं, तो जब मैनेजमेंट ने करंट ईयर के एक्सपेंडिचर को प्रीवियस ईयर के एक्सपेंडिचर के साथ कंपैरिजन किया, तो अगर पता चला कि कुछ अनरीजनेबल खर्चे कर दिए गए हैं, ऐसे खर्चे जो बेफालतू के हो गए हैं, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हो गए हैं, उन खर्चों के ऊपर है जो मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है कंपैरिजन करने के हेल्प से। इसी तरीके से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, जो बैलेंस शीट होते हैं, एक साल के वो दूसरे साल के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी कि जो करंट ईयर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट है उसको कंपैरिजन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर की जो प्रॉफिट एंड लॉस है और जो बैलेंस शीट है उसके साथ, ताकि हमें पता चल जाए कि लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली क्या प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं, पास्ट ईयर के कंपेरेटिवली फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। नेक्स्ट आता है हेल्प मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करना होता है। डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो जो इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड। तो जब डबल एंट्री सिस्टम को बेस करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं तो मैनेजमेंट को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, जिससे मैनेजमेंट जो आसानी से बेटर डिसीजन ले सकती है बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट आता है सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसमैन। तो डबल एंट्री सिस्टम इतना एक बेटर सिस्टम है, फ्लेक्सिबल सिस्टम है कि इसको आसानी से, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो बिग टाइप ऑफ बिजनेस हो, आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कि स्टेजेस क्या हैं और एडवांटेजेस क्या हैं डबल एंट्री सिस्टम के। आई होप आपको क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट कवर करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस यानी कि कमियां क्या है डबल एंट्री सिस्टम की, कि जब हम डबल एंट्री बेस्ड अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं ना तो बहुत सारे नंबर ऑफ बुक्स है जो हमें बनानी पड़ती है, बिल्कुल डिटेल में हमें जो रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। तो ये क्या होते हैं, मुश्किल हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है सिस्टम लागू करना बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट आते हैं कि जो रूल्स होते हैं ना डेबिट और क्रेडिट के, ये डिफ़िकल्ट होते हैं अप्लाई करने। अगर एक पर्सन को कंप्लीट नॉलेज है रूल्स के बारे में कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो उसके लिए तो ठीक है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर देगा। लेकिन अगर किसी पर्सन को रूल्स हैं जो डेबिट और क्रेडिट के नॉलेज नहीं है उसे रूल्स के बारे में, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिमिटेशन आती है कि सिर्फ हमें यहाँ से अर्थमेटिक एक्यूरेसी पता चलती है डबल एंट्री सिस्टम के बेस जब हम अकाउंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी लेजर्स के बैलेंस होते हैं वो सब हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफर कर दिए। तो जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली हो जाता है तो मतलब कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही तरीके से बनाए गए हैं। तो सिर्फ हमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी ही पता चल जाती है, इसके अलावा जो अदर गलतियां होती हैं, एरर्स होती हैं ना, वो डिस्क्लोज नहीं हो पाती। कौन सी एरर्स? जैसे एरर ऑफ ओमिशन। अगर मान लेते किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तब भी ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ जाएगी, तो हमें पता भी नहीं चलेगा और गलती हो भी गई है। दूसरा आता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है कि गलत अमाउंट दिखा दिया। तो जब हमने डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों पे गलत अमाउंट दिखा दिया तब भी ट्रायल बैलेंस ने टैली कर जाना है, तब भी हमें गलती का जो पता नहीं लगना। थर्ड आती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर हमने गलत प्रिंसिपल लागू कर दिया, जैसे एग्जांपल के लिए मशीनरी परचेज की थी, तो यहाँ पे मशीनरी रियल अकाउंट के अंदर आती है, तो हमें मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। अगर हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, परचेज क्या होती है? एक्सपेंस होती है, तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल क्या कर दिया? गलत लागू कर दिया। तो जिस कारण से फिर भी ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा, तब भी हमें गलती का जो पता नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट आते हैं कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है कि एक एरर हुई और दूसरी एरर से वो कैंसिल हो गई।
यानी कि जब एक गलती द्वारा दूसरी गलती कैंसिल हो जाए तो उसको हम कंपोजिटिंग एरर बोलते हैं। तो यहाँ पे जब कंपोजिटिंग एरर हो जाती है तब भी ट्रायल बैलेंस क्या होता है, टैली हो जाता है। तब भी हमें ये नहीं पता चलता कि हाँ हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कुछ गलती हो चुकी है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो मतलब क्या है कि हमारी अर्थमेटिक एक्यूरेसी है। यही चीज तो प्रूव होती है ट्रायल बैलेंस के टैली करने से। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कुछ गलतियां एरर्स हो जाती हैं जो हमें पता भी नहीं चलती और जो कमिट हो भी जाती हैं एरर्स। तो इस तरीके से बच्चों ये लिमिटेशंस रहती हैं डबल एंट्री सिस्टम की। आई होप आपको ये क्लियर हो चुकी हैं। इसी के साथ जो चैप्टर बनते हैं हमारा डबल एंट्री सिस्टम, ये कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे 6th चैप्टर, जो कि रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन बनते हैं। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।